नमस्ते। मैं अंशुमन और वी द पीपल इस चैनल की कोशिश है कि सुर्खियों के पीछे वो डायनामिक्स और नैरेटिव्स को समझे जो आज हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रही है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि बीजेपी आप जैसी एक छोटी पार्टी जिसका इतने टाइम तक कोई विधायक भी नहीं था लोकसभा में, उसके पीछे क्यों ऐसे हाथ धोकर पड़ गए। स्पेसिफिकली आपने बीजेपी के लिए ऐसा कौन सा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज किया था, फिर बीजेपी ने कैसे आपको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया, केजरीवाल ने खुद कहाँ गलतियाँ की, और फिर इस डिसमैंटलिंग में मिडिल क्लास भी किस तरीके से कंप्लिसिट रही है। तो 2012 में इंडिया एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा था। लिबरलाइजेशन के बाद पहली बार एक साइजेबल मिडिल क्लास इमर्ज किया था और वो देश के इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव देख रहा था। इसलिए हमने देखा किस तरीके से 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेम स्कैंडल्स के बाद अन्ना हजारे मूवमेंट ने लाखों लोगों को सड़क पर उतारा और एक पल के लिए ऐसा लगा कि मिडिल क्लास को अपनी पॉलिटिकल कॉन्शियंस मिल गई है। उस मोमेंट से दो ऑल्टरनेटिव्स निकले। पहला था बीजेपी का वो गुजरात मॉडल जो पूरा मोदी के डेवलपमेंट, एफिशिएंसी, एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज पर टिका था। दूसरा बहुत छोटे स्तर पे कंपेयर टू द मोदी वेव, आप सीधा अन्ना मूवमेंट से निकला हुआ अरविंद केजरीवाल की अपनी इनकरप्टेबल इमेज के साथ, उनके IIT IRS ऑफिसर क्रेडेंशियल्स पर खड़ा और एक ऐसी पॉलिटिक्स का वादा लेकर जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही थी, जो उस वक्त बीजेपी भी कर रही थी, पर सत्ता में आने के बाद उसका असली एजेंडा बहुत जल्दी सामने आने लगा और वो था टोटल पावर कैप्चर। सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का नहीं, पर हर इंस्टीट्यूशन और पब्लिक इमेजिनेशन का। जमीनी स्तर पे सिस्टम में कोई बदलाव नहीं सिवाय इसके कि अब सारी मशीनरी सिर्फ बीजेपी और RSS के लिए काम करेगी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा और एविडेंस क्या नंबर्स आने लगे कि हालत बद से बदतर हो रहे हैं, तो बीजेपी का केवल एक ही एक्सक्यूज था, नेहरू, और कांग्रेस का सुपोजिट 70 साल का मिसरूल। सुपोजिट इसलिए कि 1975 से सेंटर में रेगुलरली गवर्नमेंट्स बदलती आई हैं। खैर, पर बीजेपी का ये ऊपरी तौर पे नैरेटिव इसी पर टिका था कि एक डिप्लीटेड कांग्रेस की अकेली वही एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव है। कोई तीसरा ऑप्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवल नहीं बल्कि इस स्टोरी के लिए खतरा था, और आप वही खतरा बने। 2015 में जब आपने दिल्ली इलेक्शन स्वीप करके आई तो उसके मोहल्ला क्लिनिक्स और गवर्नमेंट स्कूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन, उसका सिस्टम में बदलाव लाने का वो विल और रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखाने लगे, जो सिर्फ इंडिया में नहीं इंटरनेशनली भी नोटिस हुए। मतलब एक छोटे से स्टेट में एक छोटी सी पार्टी विदाउट एनी साइजेबल डोनेशंस एक्चुअली वो विकास डिलीवर कर रही थी जो मोदी जी प्रॉमिस और रैली में कर रहे थे, पर ग्राउंड पर कुछ करते हुए नहीं दिख रहे थे सिवाय नए नए स्कीम्स अनाउंस करने के या पुरानी वालों को रीनेम करने की। ये आप मॉडल बीजेपी क्या पीएम पर इतना भारी पड़ने लगा कि पीएम को एक गवर्नमेंट स्कूल के कंस्ट्रक्टेड फसाद में फोटो शूट करना पड़ा, ना कि एक फंक्शनिंग क्लासरूम, ये दिखाने के लिए कि वो भी कुछ एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। इससे बीजेपी की एंजाइटी साफ दिखाई देती है। इसलिए शुरुआत से ही बीजेपी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक डिफंक्ट ऑफिस को ऐसा वेपनाइज किया कि दिल्ली में आप गवर्नमेंट के काम में बाधा पे बाधा डालना शुरू कर दिया। उसके ऑफिसर्स को उसकी मर्जी के बिना ट्रांसफर करना, फाइलें रोकना, फिर ED और CBI रेड्स के जरिए उसके मिनिस्टर्स को हैरेस करना, ऑपरेशन नोटिस के तहत तो कईयों को डिफेक्ट कराना, फिर लिकर पॉलिसी केस के जरिए केजरीवाल को खुद अरेस्ट करना। महीनों तक उन्हें बेल नहीं मिली, इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया है। एलिगेशंस का आखिरी मेरिट क्या होगा ये अलग सवाल है, पर जो अभी कोर्ट्स में इस वक्त चल रहा है उससे इंटेंट साफ दिख रहा है कि केजरीवाल का पूरी तरह खात्मा इस बार करना है, साम दाम दंड भेद जैसे भी। और फिर अब जो राघव चड्ढा, अशोक मित्तल का जो क्रॉस ओवर हुआ है बीजेपी की तरफ, उसकी क्रोनोलॉजी भी सबके सामने है। पर IT सेल्स के साथ साथ पूरी मीडिया मशीनरी ये सब इग्नोर करते हुए अपना निशाना सिर्फ केजरीवाल पे साधे रहे। जहां हजारों करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे स्कैम्स हो रहे हैं, वहां एक विदाउट एनी प्रूफ एक पिद्दी सा लिकर स्कैम पे पूरा सस्टेन फुल शो शराबे वाला स्पॉटलाइट रखे रही। मोटिव था किसी तरह केजरीवाल की इनकरप्टेबल इमेज तोड़ी जाए। उसके चाय समोसे के बिल्स, एडवर्टाइजमेंट्स और रेजिडेंट्स के रेवेन्यूएशन के बिल बिना यही सवाल उस सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे जो ये खर्चे 10 क्या 100 गुना के लेवल पे कर रही है, और जो सिस्टमैटिकली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के मैंडेट को LG के ऑफिस और बाकी सब टैक्टिक्स से ओपनली वायलेट कर रही है, जो लिकर स्कैम में विदाउट एनी प्रूफ पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेज रही है ठीक इलेक्शंस के पहले। इस सब पर पूरी चुप्पी साधे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने खुद गलतियां नहीं की। केजरीवाल का वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ टर्न था, हनुमान चालीसा के रेसिटेशन, मंदिर विजिट्स, हमेशा एक लूजिंग स्ट्रैटेजी थे, बिकॉज आप उस पार्टी को हिंदुइज्म पे नहीं बीट कर सकते जो अपना पूरा प्रोजेक्ट हिंदू आइडेंटिटी पे बना चुकी है। इससे हुआ ये कि आपके अपने सपोर्टर्स कंफ्यूजन में आ गए कि पार्टी एक्चुअली किसके लिए खड़ी है, और क्रिटिक्स को लेजिटिमेट ग्राउंड भी मिल गया कि
आप अपनी ओरिजिनल प्रॉमिस ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स अबैंडन कर चुकी है। फिर केजरीवाल की वो श्रिलनेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बात बात पर, एक्यूजेशंस, हर कॉन्फ्लिक्ट को पर्सनलाइज करना उस स्टेट्समैन इमेज को एरोड करता गया जो आपकी सबसे बड़ी एसेट थी। केजरीवाल द आउटसाइडर जो पावर को ट्रूथ बोलता है, कंपेलिंग फिगर था। केजरीवाल द पॉलिटिशियन जो बाकी पॉलिटिशियंस की तरह एक दूसरे के साथ एलिगेशन ट्रेड करता है, कंसिडरेबली लेस सो। पर सबसे बड़ा फेलियर केजरीवाल का नहीं बल्कि उस मिडिल क्लास का था जिसने उसे वहां पहुंचाया और फिर अबैंडन कर दिया। और वो डिसीव नहीं हुआ था, उसने चॉइस किया। वही डेमोग्राफिक जिसने 2011 में रामलीला मैदान भरा था, जिसने अन्ना हजारे के वीडियोस हर व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड किए थे, जिसने करप्शन को इंडियन लाइफ का डिफाइनिंग क्राइसिस डिक्लेयर किया था, उसने एक बार उनकी सरकार आ गई तो उसके हर प्रकार के क्रोनी कैपिटलिज्म, मीडिया और इंस्टीट्यूशंस के ओपन मिसयूज, करप्शन, ऑपरेशन लोटस, वोट चोरी, इनको सिर्फ इग्नोर नहीं बल्कि ओपनली या सीक्रेटली सेलिब्रेट किया। वो देख रहा था किस तरीके आपके इलेक्टेड मैंडेट को अनडेमोक्रेटिकली वायलेट किया जा रहा है। उसे पता था कि लिकर पॉलिसी का पूरा कान पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पर उसने उल्टा आपको ही टारगेट किया। शीश महल, सौरसेजन, मफलर मैन, सारे आईटी सेल्स के फैलाए कैंपेन्स में खुल के शरीक हुए, क्योंकि मिडिल क्लास एक्चुअली कोई करप्शन फ्री गवर्नेंस का ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ रहा था। उसे सेंटर में अपनी पार्टी चाहिए थी जिसके जरिए वो एक विकेरियस डोमिनेंस महसूस कर पाए, सरकार का माइनॉरिटी और लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल्स के अगेंस्ट एजेंडा में अपनी खुंदस निकाल पाए। उनकी नज़र में केजरीवाल का काम वहां खत्म हो गया था जिस दिन उनका राज शुरू हो गया। और वैसे भी उसके मोहल्ला क्लिनिक गरीब तबकों को सर्व करते थे, उनको तो ही ना, वो तो अपोलो और मेदांता ही जाएंगे ना। और वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल्स में ड्राइवर के बच्चे बेहतर पढ़ लिख ले भी उनके बच्चे तो प्राइवेट में ही पढ़ेंगे ना। इसलिए सब देखते और समझते हुए भी वो चाहते थे कि केजरीवाल किसी तरह करप्ट, झूठा और इनकॉम्पिटेंट साबित हो जाए, ताकि वो इस पोजीशन पर रिट्रीट कर पाए कि जब सब करप्ट हैं तो सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव तो मोदी जी है ना। यहाँ बात आपकी नहीं है बल्कि वो जो मॉडल वो जो एस्टैब्लिश कर रही थी, ट्रांसपेरेंट फंडिंग, क्वालिफाइड और रिलेटिवली ऑनेस्ट कैंडिडेट्स और एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की म्युनिसिपल लेवल पर एक्चुअल गवर्नेंस डिलीवर किया जा सकता है। अगर इस एक्सपेरिमेंट को अपनी नेचुरल लाइफ जीने दिया जाता तो वो अपनी गलतियों से सीखती, नहीं भी सीखती तो केजरीवाल से डिसएग्रीमेंट रखने वाले उस ओरिजिनल पर्पस को लेकर एक और स्प्लिंटर पार्टी के साथ आगे बढ़ते। ये जो एक अलग तरीके का ऑनेस्ट और इम्पैक्टफुल पॉलिटिक्स का आइडिया था, एक बार प्रॉपरली रूटेड हो जाता तो दूसरी पार्टीज, दूसरे लीडर्स में, दूसरे सिटीज़ में आगे बढ़ता। पर आपके इस तरह सिस्टमैटिक डिसमैंटलिंग ये दिखाता है कि इस देश में ऐसा कोई भी ऑल्टरनेटिव को कहीं भी पनपने नहीं दिया जाएगा। और ये जो आज की ओपन लूट मची हुई है, एक ओपन डर और रिप्रेशन का माहौल खड़ा किया गया है, वो शायद अब सदियों नहीं तो दशकों तक तो चलता रहेगा। और इसमें ये मिडिल क्लास सिर्फ एक मूक विटनेस नहीं बल्कि कंप्लिसिट है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो बाकी लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू और जय हिंद।